नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौतम आपका अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। मेरे चैनल का नाम है बायोलॉजी वाटिका और आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक सेगमेंट जो कि है फर्टिलाइजेशन। बेसिकली फर्टिलाइजेशन को अपन लोग डिस्कस करेंगे। फर्टिलाइजेशन को हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि फर्टिलाइजेशन के बारे में अगर आप जानें तो किसको कहते थे फर्टिलाइजेशन, हिंदी में निषेचन, कि जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का आपस में फ्यूजन हो रहा है तो उसी को अपन लोग क्या कह रहे थे, फर्टिलाइजेशन कह रहे थे। ओके, अब जो फर्टिलाइजेशन हुआ ये आपने चैप्टर 1 में पढ़ा कि दो टाइप का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन। तो अलग अलग टाइप का फर्टिलाइजेशन आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा। उसके अलावा आपने क्या पढ़ा चैप्टर 2 में, डबल फर्टिलाइजेशन आपने पढ़ा। एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के जो फ्लावर हैं उस फ्लावर में आपने डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में भी डिस्कस करा। यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ह्यूमन में कैसे फर्टिलाइजेशन होता है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम फर्टिलाइजेशन का एक डेफिनेशन तैयार करेंगे। द परमानेंट फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म एंड ओवम, शुक्राणु और अंडाणु का अस्थाई जो मिलन होगा, स्पर्म, दैट मीन्स कि हम लोग मान सकते हैं, देखिए ये ओवम है, ये स्पर्म है, दोनों आपस में फ्यूज कर गया। इसी फ्यूजन को क्या कहेंगे हम लोग, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। अब फर्टिलाइजेशन के लिए दो चीज हम लोग देख पा रहे हैं। स्पर्म का मिलन होगा, किससे होगा, ओवम से। तो यानी अपने को दो चीज चाहिए, स्पर्म भी चाहिए और ओवम भी चाहिए। ये दोनों प्रेजेंस होगा तभी तो फ्यूजन होगा। तो देखिए, ओवम की अगर मैं बात करूं तो आप इस पार्ट को जानते होंगे, ये है ओवरी। क्या है, फीमेल का ओवरी। ओवरी में ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन के थ्रू सेकेंडरी oocyte रिलीज होकर के फैलोपियन ट्यूब के इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन का नाम था एम्पुला इस्थमस जंक्शन। एम्पुला इस्थमस जंक्शन के पास सेकेंडरी oocyte चला जाता है। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला इस्थमस जंक्शन के पास सेकेंडरी oocyte चला गया, किसके थ्रू, ओवुलेशन के थ्रू। कब होता था, आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा था, 14th डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन, मासिक चक्र के 14वें दिन इस अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलता है, इस ओवरी से सेकेंडरी oocyte बाहर रिलीज होता है, जिसे हम लोग ओवुलेशन कहते हैं। और यहां पर ये वेट करती है, किसका, शुक्राणु का। शुक्राणु आएंगे, ये जैसे आप बहुत सारे गाड़ी के पीछे बैठे हुए देखे होंगे, गाड़ी के पीछे लिखा हुआ एक लड़की बैठी हुई होती है और लिखा रहता है वो आएंगे। ठीक वैसी तरीके से यहाँ पर ये भी इंतज़ार करते रहती है, वो आएंगे। वो माने कौन, वो माने स्पर्म। तो यहाँ पर ओवम तो भाई मिल गई। अब स्पर्म की बात करते हैं। तो स्पर्म कैसे आएगा भाई, देखिए स्पर्म जो आएगा तो जब तक मैटिंग नहीं होगा, मैटिंग बोले तो मेल और फीमेल का सेक्सुअल कांटेक्ट, जिसे हम लोग कॉपुलेशन कहेंगे। कॉपुलेशन यानी संभोग, जिसे हम लोग इंटरकोर्स भी कहते हैं। और ये इंटरकोर्स के दौरान बहुत सारे फंक्शनल और बिहेवियर, काम में भी कुछ चेंजेस आता है, कुछ व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। तो वो परिवर्तन कहलाता है सेक्सुअल रिस्पॉन्स। और सेक्सुअल रिस्पॉन्स मतलब कि क्या क्या कैसे कैसे है सेक्सुअल रिस्पॉन्स, उसको भी हम लोग देख लेंगे। हालांकि कॉपुलेशन के दौरान ये स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। सबसे पहला जो स्टेप है वो है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट में क्या होता है कि आपका ये इसको कंट्रोल करता है पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इसको कंट्रोल करता है, जिसके कारण मेल में, अगर मेल में बात करें तब मेल में जो पेनिस है मेल का, आप पेनिस देखे होंगे, तो पेनिस जनरली नॉर्मल मतलब देखें तो उसके अंदर 3 मुख्य जो है वेसल्स होते हैं। 2 होता है मतलब यहाँ पर देखिए एक बीच से, जिसमें से यूरेथ्रा क्रॉस किया रहता है, आपका कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। यहाँ पर इस सभी में ब्लड जो है फुलफिल्ड हो जाता है, जिसके कारण ये पेनिस इरेक्ट हो जाता है, सीधा हो गया।
ठीक है। उसके अलावा अगर फीमेल में बात करें एक्साइटमेंट के दौरान, तो एक्साइटमेंट के दौरान फीमेल में क्या होता है, तो फीमेल में उनका ब्रेस्ट जो है वो क्या कह सकते हैं, लार्ज होता है उसका शेप, फेस जो है रेडिश हो जाएगा, तो कुछ चेंजेस आएगा। साथ ही साथ हार्ट रेट बढ़ जाएगा, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा एक्साइटमेंट के दौरान। उसके बाद सेकंड जो स्टेप है वो है प्लेट्यू। प्लेट्यू में क्या होता है कि इसमें बॉडी जो है वो ओवर एक्साइटेड हो जाता है और जो फीमेल का जो वेजाइना है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है। इसके बाद का जो स्टेप है, अब ये पेनिस इरेक्ट हो चुका है, वेजाइना सिकुड़ चुका है, अब पेनिस जो है इस वेजाइना में एंटर करा और कॉपुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। जैसे कॉपुलेशन हुआ तो उसके बाद फिर रिलीज होता है स्पर्म, सीमेन। करीबन जब ये रिलीज होता है तो देखने को मिलता है कॉपुलेशन के थ्रू ये स्पर्म कहाँ गया, फीमेल जेनाइटेलिया में। और इस स्पर्म का अगर काउंट देखें तो करीबन 20 से 40 करोड़ स्पर्म रहता है। एक इजैकुलेशन में एक बार यदि इजैकुलेशन होता है, स्खलन होता है वीर्य का, सीमेन का, तो उस वीर्य में, उस सीमेन में 20 से 40 करोड़ स्पर्म होते हैं। इस स्पर्म को अगर देखा जाए तो जैसे ये रिलीज हुआ तो अंदर 1 से 5 दिन तक ये जीवित रह सकता है, लेकिन इसके पास फर्टिलाइजेशन करने का जो कैपेसिटी है वो 24 आवर टू 48 आवर्स होता है। 24 से 48 घंटे के अंदर ये फर्टिलाइजेशन किया तो किया, अगर नहीं किया तो इसमें फर्टिलाइजेशन का कैपेबिलिटी, क्षमता खत्म हो जाएगा। अब ये करीबन कितना निकला, 20 से 40 करोड़। ये स्पर्म जो है धीरे धीरे मूव कर रहा है क्योंकि ये मोटाइल होता है, मूव करते 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 देखिए इधर मूव कर रहा है। अब क्या करता है, ये ओवम जो है, ये ओवम एक केमिकल सिक्रीट करती है, कह सकते हैं इंडिकेटर, इंडिकेट करने के लिए कि भाई हम यहां पर हैं, आप किधर जा रहे हैं। कुछ स्पर्म इधर भी भटकता रहता है, कुछ इधर जाने लगता है, तो ये ओवम बोलती है ओ रुकिए रुकिए, हम इधर हैं, हम इधर हैं, आवाज लगा रहे हैं, हम इधर हैं। कौन सा केमिकल निकालती है, फर्टिलाइजीन। फर्टिलाइजीन का सिक्रेशन करी और उसी के बदले में रिस्पांस दिया ये सब स्पर्म एक केमिकल निकाल करके, एंटी फर्टिलाइजीन। जैसे एंटी फर्टिलाइजीन इधर से निकला और इधर से निकला फर्टिलाइजीन, तो दोनों एक दूसरे की ओर क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। हालांकि ये तो मूवेबल नहीं है, ओवा मूव कर सकती है क्या, इधर उधर जा सकती है नहीं, ये नॉन मोटाइल है, ये स्पर्म मोटाइल है, तो इसीलिए स्पर्म ही इधर की ओर मूव करेगा। आपको पता होना चाहिए ये जिस पाथ में जा रहा है वो पाथ काफी एसिडिक होता है, जिसके कारण अधिकांशतः स्पर्म 20 से 40 करोड़ स्पर्म अंदर एंटर किया, लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते, यहां तक इस एरिया तक पहुंचते पहुंचते 50 से 100 स्पर्म ही बचते हैं, बाकी स्पर्म डेड हो जाते हैं। बाकी जितने स्पर्म हैं वो सारे स्पर्म क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। केवल और केवल कितना बचता है भाई, तो आपका बचता है 50 से 100 स्पर्म। अब ये स्पर्म यहां तक गया, अब ये वाला एरिया आपको नजर आ रहा होगा, इस एरिया को हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, और जहां पे टिका हुआ है उसको कहते हैं हम लोग एम्पुला इस्थमस जंक्शन। ओवम जहां टिकी हुई है, जहां रुकी हुई है, वो फैलोपियन ट्यूब का एक खास जगह है जिसे हम लोग एम्पुला इस्थमस जंक्शन कह रहे हैं। ये स्पर्म यहीं पर जा करके इससे फ्यूजन करेगा और फ्यूजन करने के बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्टिलाइजेशन, आपसे ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है, तो फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में कंप्लीट होता है। फैलोपियन ट्यूब में कहाँ भाई, फैलोपियन ट्यूब में कहाँ, तो फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला इस्थमस जंक्शन के पास। क्लियर है बात, चलिए बहुत अच्छी बात। अब देखेंगे हम लोग, ये तो फर्टिलाइजेशन को हम देखें। अब जो फर्टिलाइजेशन है वो मुख्यतः 3 मेजर स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो कहलाता है सीनगैमी। क्या कहलाता है, सीनगैमी। नहीं, 4 स्टेप्स। सीनगैमी, दूसरा जो है वो कहलाएगा प्लाज्मोगैमी,
और फिर तीसरा जो कहलाएगा वो कहलाएगा कैरियोगैमी, और चौथा जो स्टेप कहलाएगा वो कहलाएगा एम्फीमिक्सिस। 4 स्टेप, सीनगैमी, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और एम्फीमिक्सिस। सीनगैमी में क्या होता है कि ये देखिए, यहां पर मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, ये ओवम है, क्लियर है, ये ओवम। अब ये ओवम के पास स्पर्म का ये मेम्ब्रेन, स्पर्म का सेल मेम्ब्रेन और ओवम का सेल मेम्ब्रेन जब टच करा, जब एक दूसरे से टच करा, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, सीनगैमी। अब सीनगैमी होने के बाद क्या होता है कि ये स्पर्म जो है अंदर चला जाता है, और इसमें भी साइटोप्लाज्म है, स्पर्म का भी साइटोप्लाज्म, ओवम का भी साइटोप्लाज्म, दोनों का साइटोप्लाज्म अगर आपस में मिक्स हुआ तो उसे हम लोग कहेंगे प्लाज्मोगैमी। ओवम में भी न्यूक्लियस, स्पर्म का भी न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूजन करेगा, क्या कहलाएगा, कैरियोगैमी। और इसका क्रोमोसोम यदि इंटरलिंक हो गया तो उसे हम लोग कहते हैं एम्फीमिक्सिस। तो कुल 4 मेजर स्टेप्स है, सीनगैमी, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और एम्फीमिक्सिस। ये 4 मेजर स्टेप्स में ये कंप्लीट होता है आपका क्या, फर्टिलाइजेशन। ओके, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेप्स, क्या स्टेप है। जैसे देखिए, ये एक ओवम का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। यहां पर ओवम में ये बाहर वाला जो है इसे हम लोग कहते हैं कोरोना रेडियाटा, ठीक है। ये वाला जो है ये कहलाता है जोना पेलुसिडा, और ये वाला कहलाता है वाइटेलिन मेम्ब्रेन, और अंदर फ्लूइड होगा जो कि साइटोप्लाज्म, और ये रहा न्यूक्लियस। और ये दोनों के बीच जोना पेलुसिडा और वाइटेलिन मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, खाली जगह है, इसे हम लोग कहते हैं पेरीवाइटेलिन स्पेस। क्या नाम देते हैं, पेरीवाइटेलिन स्पेस नाम देते हैं। अब देखिए भैया, उधर से गया स्पर्म, अनेकों स्पर्म यहां पे आया, यहां पे देखिए ये और भी कहीं कहीं से टच होगा। अब ये स्पर्म में आप पढ़े हैं कि स्पर्म में अगला पोर्शन जो है हेड के पास एक्रोसोम होता है, याद है स्पर्म का स्ट्रक्चर। आप स्पर्म वाला लेक्चर पढ़े होंगे तो उसमें आप पढ़े होंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस का जो लेक्चर था उसी में स्पर्म के बारे में बताया गया है, उस लेक्चर को आप देख सकते हैं दोबारा भी। तो स्पर्म के एक्रोसोम से निकलता है एक केमिकल, ये स्पर्म है, और इस स्पर्म के एक्रोसोम से एक एंजाइम निकलता है हैल्यूरोनाइडेज। कौन सा एंजाइम निकला, हैल्यूरोनाइडेज, जिसे हम लोग सामूहिक रूप से अगर कहें तो ये स्पर्म लाइसिन का एक कंपोनेंट है, स्पर्म लाइसिन निकला जैसे ही, और इसका अपना न्यूक्लियस भी बना देते हैं हम, ये रहा स्पर्म का न्यूक्लियस। और आपको याद है बाबू, ए ब्लू शर्ट इधर ध्यान दो, याद है कि यहां पर एक सेंट्रियोल होता था जिसे हम लोग प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहते थे, याद है, स्पर्म वाला डायग्राम देखना उसमें आपको मिलेगा। अब ये स्पर्म का जो गोल्गी बॉडी है ये सिक्रीट क्या करा, हैल्यूरोनाइडेज, जैसे ये सिक्रीट करा तो इस वॉल को तोड़ दिया, और वॉल को तोड़ करके स्पर्म जो है इससे जाके टच हो गया, यानी वॉल को तोड़ा और स्पर्म आपका, ये आपका स्पर्म रहा, ये स्पर्म इससे टच कर गया। कैसे टच करा, यहां पर ये जो लेयर है इसका नाम क्या है, जोना पेल्यूसिडा। क्या नाम है, जोना पेल्यूसिडा। और यहां पर रिसेप्टर लगा हुआ होता है, ठीक है, चिपकाने के लिए यहां पर रिसेप्टर लगा हुआ है सेंसेशन के लिए। जैसे ही ये यहां पे चिपक गया, अब कोई भी दूसरा स्पर्म इस पे टच करते रहे, कोनो फायदा होने वाला नहीं है। दैट मीन्स कि ये एक ही स्पर्म के लिए कैपेबल है। कभी ऐसा मत सोचना कि एक ओवम में 2-4 स्पर्म जो है इसे एंटर कर जाएगा, नहीं, जो पहले टच किया उसका वो हो गया। अब यहाँ पे ये हैल्यूरोनाइडेज सिक्रीट करा
और यहाँ पर ये बाहर वाला जो लेयर है कोरोना रेडिएटा को पार करते हुए अंदर एन करा। अब जोना पेलिसिडा को पार करने के लिए, जोना पेलिसिडा के मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के लिए भी यहाँ से एक केमिकल सिक्रीट होता है, एक्रोसिन। कौन सा? एक्रोसिन। जैसे ही एक्रोसिन सिक्रीट करा, इस जोना पेलिसिडा के मेम्ब्रेन को भी ब्रेक करा और ये स्पर्म आपका यहां पहुंचा। ये देखिए यहां, ये स्पर्म यहां पहुंचा। अब क्या करता है कि ये स्पर्म का जो बाकी जोना पेलिसिडा है ये क्या करता है कि थोड़ा फैल जाता है और फैल करके इस स्पर्म को इंगल्फ कर जाता है, बाकी सब टूट करके हट जाता है। तो स्पर्म कहां चला गया भाई? स्पर्म कहां चला गया? ओवम के अंदर। तो इसको कहेंगे हम लोग फैगोसाइटोसिस। क्लास 11th में भी इस टर्म का नाम सुने होंगे, फैगोसाइटोसिस। निकल गया, इंगल्फ कर गया। अब ये तो अंदर चला गया। अब अंदर जाने के बाद क्या होता है कि ये जो सेंट्रियोल है ये भी मेम्ब्रेन हटेगा और यहाँ से ये सारा का सारा मेम्ब्रेन हट जाएगा। ये जो सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल यहाँ से, कौन सा सेंट्रियोल भाई? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल यहाँ पर जाता है और डिवाइड करता है। यहाँ पर हम स्पर्म के न्यूक्लियस को ग्रीन से बना दे रहे हैं। देखिए ये स्पर्म का न्यूक्लियस रहा और ये ब्लैक वाला जो है वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या करता है? डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होकर के दोनों पोल पर चला जाएगा, दोनों ध्रुव पे चला गया। दोनों ध्रुव पर जाने के बाद इसमें बंटवारा करवाएगा। आपको याद है एक बात, ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड, आप मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला वीडियो देखिएगा, उसमें भी आपको बताया गया है। मियोसिस सेकेंड होते होते रह जाता है, मेटाफेज में ये अरेस्ट हो जाता है, रुक जाता है। यानी ये सेकेंडरी oocyte अभी ओवम नहीं बदला है। जैसे ही ये स्पर्म जाएगा तब अब ओवम में कन्वर्ट होगा, मियोसिस सेकेंड का प्रोसेस जो है कंप्लीट होगा। तो ये सेंट्रियोल डिवाइड होकर के डाउटर सेंट्रियोल दोनों पर पोल पर गया और इसमें डिवीजन करा। डिवीजन करा, ये डिवीजन इक्वल नहीं होता है। ये जो बंटवारा है वो समान रूप से नहीं होता है, एक समान बंटवारा नहीं, अनइक्वल डिवीजन। माने कि एक को मिल जाएगा ज़्यादा बड़ा न्यूक्लियस और एक को मिल जाएगा छोटा न्यूक्लियस। ये छोटा न्यूक्लियस है, इसको कहते हैं सेकेंड पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी। और ये स्पर्म वाला न्यूक्लियस था। अब स्पर्म वाला न्यूक्लियस और ये जो अब बना, ये अब ओवम है। ये बाद में सेकेंड पोलर बॉडी डिजेनरेट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, खत्म। ये स्पर्म का न्यूक्लियस, ये ओवम की न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करा और ये जो लेयर है बाहर का वो थोड़ा कड़ा हो गया और तब जा करके ये जो बना ये कहलाता है जाइगोट। क्या कहलाता है? जाइगोट कहलाता है। तो किस तरीके से फ्यूजन हुआ और फर्टिलाइजेशन हुआ, ये बात क्लियर हो रहा होगा। फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, फर्टिलाइजेशन में स्पर्म का कितना हेल्प है वो आप देख पा रहे होंगे। फर्टिलाइजेशन होने के लिए स्पर्म का क्या क्या हेल्प है? पहला तो स्पर्म के अंदर जाने के लिए ये हेल्यूरोनाइडेज एक्रोसिन का सिक्रेशन करा। उसके अलावा इसमें डिवीजन के लिए ये अपना प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल भी इसको दे दिया, लो ले लो, इसी से डिवाइड कर लो। पहले तुम पहले अपना काम कर लो, फिर हम मेरे से मिलन करना। फिर लास्टली जाकर के दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज हुआ और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। तब जा करके बना ये स्पर्म का न्यूक्लियस N, ये ओवम का न्यूक्लियस N और N मिला, तब ये जा करके 2N सेल बना, जिसे हम लोग जाइगोट कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन क्लियर है भाई। अब इसके बाद जाइगोट का क्या आगे होगा, जाइगोट में कौन सी प्रोसेस चलेगी, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग फर्टिलाइजेशन को देख रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक था वो फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन आप समझ पाए होंगे। फर्टिलाइजेशन क्या है, एक बार मैं फिर से बोल देना चाह रहा हूँ कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, दैट मीन्स स्पर्म एंड ओवा। वो भी कैसा, टेम्पररी या परमानेंटली? बोलो बोलो, और रेड शर्ट बोलो। हाँ, परमानेंटली। परमानेंटली जो फ्यूजन होगा उसी फ्यूजन को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और भी फर्टिलाइजेशन कहां कंप्लीट होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहां होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहां होता है? फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला इस्थमस जंक्शन के पास।
फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला इस्थमास जंक्शन के पास। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये फर्टिलाइजेशन का टॉपिक जो है समझ में आया होगा। इसके अगले स्टेप्स को हम लोग जानेंगे, जो कि आपका क्लीवेज है, फिर ब्लास्टोसिस्ट कैसे बनता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, फिर इम्प्लांटेशन के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।